नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार की बदलती राजनीति पर। जी हाँ, राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है, या यूँ कहें ये एक ऐसा विधा है जिसमें 24 घंटे आपको लगा रहना होगा। आप नेता हो तब, या फिर पत्रकार हैं तब। पत्रकार को भी अगर पॉलिटिकल विश्लेषण पर या क्या हो रहा है इस पर अगर एक्सपर्टीज चाहिए तो आपको 24 घंटे अलर्ट रहना होगा और हर नेताओं के गतिविधियों पर आपको नज़र रखनी होगी। कौन कहाँ क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस पर आपको पैनी नज़र रखनी होगी। तभी आप समझ सकते हैं कि राजनीति में चल क्या रहा है। जी हाँ, पिछले 72 घंटे में बहुत कुछ हुआ है और उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहार में की राजनीति कितना टफ है। जी हाँ, हम बात एनडीए के 18 तारीख की बैठक को लेकर कर रहे हैं। उस बैठक में बिहार के जो क्षेत्रीय दल हैं उसके कौन कौन से नेता शामिल होते हैं, कौन सी पार्टी को आमंत्रण मिलता है। चिराग पासवान बैठक किए, याद होगा। बैठक में उन्होंने अपने तमाम पार्टी पदाधिकारियों से ये सहमति ले लिया कि निर्णय चिराग पासवान खुद करेंगे। ठीक बैठक से पहले नित्यानंद राय भी उनसे मिलने आए। जो बात हुई, बात यही हुई कि 2 से 3 सीट आपको देने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आप आइए एनडीए की बैठक में। चिराग पासवान चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा दोनों में सीट किस स्तर पर हमें बीजेपी एकोमोडिएट करता है या कितनी सीटें हमें देता है, तब हम अपना पत्ता खोलेंगे। तो ये बैठक में सब कुछ अपने साथ ले लिए चले दिल्ली। पिछले 72 घंटे में 2 बार अमित शाह से मिलने की ये कोशिश किए हैं, दोनों बार इन्हें समय नहीं मिला है। इनको समय नहीं मिला, लेकिन नागमणि को समय मिल गया। नागमणि की अमित शाह से मुलाकात हो गई, चिराग से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। मतलब फिलहाल चिराग जिस तरीके से एक बाउंड्री बना रहा है, बीजेपी भी कमोबेश उसी बाउंड्री के सहारे बिहार की राजनीति को साधना चाहता है। और ये चीज़ें अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी हैं। और खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, आरसीपी तो पार्टी में शामिल हो ही गए हैं, ये सारे लोग बीजेपी में शामिल हो जाएं। मुकेश सहनी को खगड़िया से या मुजफ्फरपुर, दोनों जगह में से जहां से वो चुनाव लड़ना चाहें, और उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़े बीजेपी के सिंबल पर। और जीतन राम मांझी के बेट को लेकर भी ये स्पष्ट बीजेपी ने कर रखा है कि गया सीट पर उनके बेटे या खुद मांझी लड़े चुनाव, लेकिन बीजेपी के सिंबल पर। और इसको लेकर बीजेपी किस तरीके से अडिग है, जरा इसकी एक राजनीतिक घटनाक्रम पर गौर करिएगा तो आप समझ जाइएगा। इन दिनों मुकेश सहनी का बयान कुछ बदलने लगा है, तेजस्वी को लेकर सॉफ्ट होने लगे हैं। 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस के उप पुलिस कमिश्नर बीके सिंह, बिहार के ही रहने वाले हैं, उनके पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि वो पार्टी में शामिल हुए हैं कि बीजेपी से लेन देन में कहीं सीट मिल गया विधायक का तो कहीं तुम खड़ा लड़ लेंगे, पैसा है, दिल्ली पुलिस में रहें, नौकरी इतने दिन है तो फिर समस्या नहीं है। डायरेक्ट एंट्री में दिक्कत है तो जैसे सवर्णा सिंह के हस्बैंड इनकम टैक्स में हैं, वो जिस माध्यम से एनडीए में शामिल हुए और चुनाव लड़ लिए, फिर बीजेपी में चले गए। ठीक बीके सिंह का भी सोच यही है कि हम उसी माध्यम से वहाँ चले जाएं। लेकिन उसी कार्यक्रम में मुकेश सहनी बीजेपी पर हमलावर दिखे और तेजस्वी से थोड़ा सॉफ्ट दिखे। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि भाई ये सॉफ्ट हो गए, बीके सिंह को मिला रहे हैं। बीके सिंह भी इस उम्मीद से मिलने आए होंगे कि भाई बीजेपी, इसी बहाने बीजेपी में एंट्री हो जाएगी, और मुकेश सहनी तो कुछ और कह रहा है। बात यहीं तक नहीं है। कल उपेंद्र कुशवाहा फुलवारी शरीफ गए थे
और फुलवारी शरीफ जाकर वहाँ के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और कॉमन सिविल कोड को लेकर उन्होंने एक बात कही है अपने ट्विटर हैंडल पर। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। मतलब कॉमन सिविल कोड के सहारे बीजेपी को ये नसीहत देने की कोशिश में लग गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनके ट्विटर हैंडल से उन्होंने जो ट्वीट किया वो आप देख रहे हैं। तो जब ये दो बातें आप दिख चुका है आपको, जीतन राम मांझी भी परेशान है क्योंकि उन्हें भी संदेशा मिल गया है, कल ही संदेशा मिल गया है कि आप एनडीए के सदस्य के रूप में नहीं, आप बीजेपी में शामिल होइए और ये सब दुकानदारी आप बंद कीजिए। लोगों को जो शामिल करा रहे हैं या जो पार्टी विस्तार की जो बात कर रहे हैं ये सब दिमाग से हटा दीजिए। तब से हम पार्टी भी कोमा में है। उपेंद्र कुशवाहा को सीधे तौर पर कह दिया गया है कि एक सीट और मुकेश सहनी को भी एक सीट, मांझी को भी एक सीट। इसके अलावा आप कुछ भी सोचते हैं तो इसकी अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो बदलाव आपको बिहार की राजनीति में ट्वीट के सहारे, बयान के सहारे जो दिख रहे हैं, आने वाले समय में जीतन राम मांझी का भी स्वर बदलते दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि उनको भी शाह के यहाँ से दो टूक कह दिया गया कि आपकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ गया तक सीमित है। गया के एक सीट पर पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़िए। बात अब चिराग की करते हैं। चिराग चाहते हैं कि 6 लोकसभा, 1 राज्यसभा और विधानसभा में कम से कम 50 से 60 सीटें उन्हें दी जाएं और इसी को लेकर वो बार्गेन करना चाहते हैं और बार्गेन कैपेसिटी उनकी बनी रहे, इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी की बैठक बुलाकर पटना में ये प्रस्ताव पारित करा लिया कि चिराग इस पर निर्णय लेंगे। वैसे जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि जो पारस गुट है और जो चिराग का गुट है, शाह दोनों गुट को बनाए रखना चाहते हैं और इसी दोनों गुट के सहारे चिराग और पारस दोनों को साधना चाहते हैं। वो कहानी आपको याद है ना, बंदर वाली कहानी। 2 बिल्ली 1 रोटी लड़ाई लड़ रहा था, बंदर के पास पंचायत करने के लिए पहुंच गया और बंदर आधा रोटी तोड़ते तोड़ते अंत में सारी रोटी बंदर खा गया, दोनों बिल्ली खड़े रह गए। तो ठीक उसी स्टाइल में ये चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं और बीजेपी और अमित शाह की कोशिश है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार उनके लिए 2005 के बाद लगातार बार्गेन करते रहे, वो स्थिति बिहार में अब किसी नेता की नहीं होती। 6 सीट और 1 राज्यसभा और 50 से अधिक विधानसभा सीट देने का मतलब है कि चिराग पासवान हमेशा बीजेपी को ब्लैकमेल करता रहेगा। इस स्थिति को बीजेपी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी को ये भी समझ में आ रहा है कि वोट चिराग पासवान के पास है, पारस के पास नहीं है। लेकिन राजनीति साधने के लिए उन्हें इस तरीके के कदम उठाने पड़ रहे हैं। जो बीजेपी के जो थिंक टैंक के जो लोग हैं वो ये भी सोच रहे हैं। बिहार बीजेपी का कहना है कि चिराग पासवान को लीजिए, पारस में वो दम नहीं है। पारस के साथ पासवान वोट भी नहीं है, लेकिन 5 सांसद तो पारस के साथ हैं और उस 5 सांसद में 2-3 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के टच में पहले से हैं, नीतीश के भी टच में हैं और पैसे से भी मजबूत हैं। ऐसे उम्मीदवार की ज़रूरत भी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जो बिहार की राजनीति है उस राजनीति को किस दिशा में ले जाने की कोशिश बीजेपी और संघ के द्वारा हो रही है, इन 72 घंटों में जो बदलाव दिखा है उससे साफ संकेत के रूप में समझा जा सकता है कि बिहार में भी बीजेपी क्षेत्रीय दल को वो हैसियत देना नहीं चाहते हैं जो हैसियत देश के अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल को वो नहीं दे रहे हैं। बिहार में उन्होंने स्पष्ट कर दिया और यही वजह है कि नागमणि की अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने बयान दिया है कि हम काराकाट सीट से के प्रबल दावेदार हैं। ये इशारा है बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को। नागमणि अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज करने को तैयार है, बस उनको एक सीट चाहिए, वो काराकाट सीट उनको मिल जाएगी।
कुशवाहा की वोट की ज़रूरत है, और उपेंद्र कुशवाहा से की तरह वो उतना महत्वाकांक्षी नहीं है। और बीजेपी में एक बार शामिल हो जाने के बाद तो फिर समुद्र है। और बिहार बीजेपी भी यही चाहती है, और कहा यह जा रहा है कि नागमणि की फील्डिंग सम्राट चौधरी कर रहे हैं, ताकि उपेंद्र कुशवाहा का साइज को जो है सो छोटा किया जाए। अब देखिए, यही राजनीति है, और इस राजनीति को समझिए, क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि फुल टाइम जॉब है राजनीति। जैसे पॉलिटिशियन के लिए फुल टाइम है, उसी तरीके से पत्रकारों के लिए भी, जो पॉलिटिकल बीट देखने वाले लोग हैं, उनके लिए फुल टाइम राजनीति है। और किसी एक पार्टी को देखकर आप नहीं समझ सकते कि क्या होने वाला है। तमाम जितने पार्टी हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, या उनके जो करीबी, मतलब सत्ता के केंद्र के आसपास घूमने वाला जो व्यक्ति है, उस पर अगर आप नज़र रखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये एक बड़ा बदलाव बिहार में देखने को मिला है। ऐसे में 18 तारीख को एनडीए की जो बैठक होने वाली है, अब देखना ये है कि इस बैठक के लिए चिराग को निमंत्रण मिलता है कि नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ बिहार में यही एक बात समझने के लिए रह गई है कि चिराग के साथ अमित शाह किस तरीके का ऑपरेशन करने वाले हैं, या किस तरीके की राजनीति करने वाले हैं।